सीटी की आवाज़ सुनाई देने वाली डरावनी कहानी तो आप सबने सुन ही ली होगी, और नहीं सुनी तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से उसे सुन लें, क्योंकि इस बार कहानी कुछ अलग है। डर डायरी के पन्ने से आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी या भूत प्रेतों की कहानियाँ हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा हमें भेजें। और अगर हर हफ्ते आपको नई डरावनी कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस कहानी के आखिर तक बने रहें। पिछली वीडियो से चुने हमारे टॉप 3 कमेंट्स को सुनने के लिए। आइए आज की कहानी शुरू करें। हर जगह की अपनी एक भूतिया कहानी होती है, जैसे राजस्थान में भांगड़ हो या दिल्ली में संजय वन का जंगल। चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हम इंसान इसी तरीके से किसी ना किसी चीज़ से डरते डरते ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और मेरे गांव के लोग भी कुछ अलग नहीं हैं। हाँ, हमारे गांव में कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन एक नियम ज़रूर है जिसको तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो नियम ये है कि कब्रिस्तान में कभी भी सीटी नहीं मारना। जब मैं कुछ 8-10 साल की थी, मेरे पापा ने मुझे एक दिन अपने साथ बिठाया और मुझे इस नियम के बारे में बताया। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, तो मैं हंस पड़ी। वैसे भी मेरे पापा बहुत मजाकिया आदमी थे, जो हमेशा खुश रहते थे और लोगों को अपने चुटकुलों से हंसाया करते थे। लेकिन मेरे हंसने के बाद वो थोड़ा और सीरियस होके मेरे को बोले कि मुझे पता है कि ये बात सुनकर तुम्हें ये सब अंधविश्वास लग रहा होगा, पर मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें मेरी कसम खानी होगी कि तुम इस नियम का हमेशा पालन करोगी। प्लीज मेरे लिए मान जाओ और कसम खाओ कि तुम कभी भी कब्रिस्तान में सीटी नहीं बजाओगी। जहाँ पहले मैं हंस पड़ी थी, पापा के ऐसे बोलने पर मैं उनकी आंखों में दुख नहीं, डर देख पा रही थी। और अब मैं भी थोड़ी घबरा गई थी। मैंने उनकी कसम खाते हुए इस बात को ख़त्म कर दिया। उस दिन के बाद से ना ही मैं कब्रिस्तान के आसपास जाती और ना ही मैंने कभी वहाँ पर सीटी मारने की सोची। इस बात को 15 साल हो चुके हैं और अब मैं शहर में नौकरी करती हूँ। एक रात जब मैं सो रही थी, रात के कुछ 3 बजे मेरा फ़ोन अचानक से बजने लगा। आंखें मलते हुए मैंने फ़ोन को उठाया, ये देखने के लिए कि इतनी देर रात मुझे कौन परेशान कर रहा है। फ़ोन उठा के मैंने देखा तो जिस नंबर से मुझे कॉल आ रहा था, वो नंबर मेरे फ़ोन में सेव नहीं था। मैंने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। जब सामने से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने पूछा, हेलो, कोई है? पूछने पर भी सामने से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि सामने से बस स्टैटिक की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि किसी ने गलती से मुझे कॉल कर दिया होगा। मैंने अपने फ़ोन को वाइब्रेट मोड पर डाला और अपने साथ बेड पर रखकर वापस लेट गई। मेरे लेटते ही एक बार फिर मेरा फ़ोन वाइब्रेट होने लग गया। इस बार थोड़े गुस्से में फ़ोन उठाते हुए मैंने बोला, अरे कौन है यार जो इतनी रात गए परेशान कर रहा है? मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरा रूममेट जाकिर साइड वाले कमरे में ही सो रहा था, तो मैं फुसफुसाते हुए ही बोल रही थी। लेकिन इस बार सामने से एक बुजुर्ग आदमी की शांत सी आवाज़ आई, आप रुबीना बोल रही हो? मैंने जवाब देते हुए बोला, हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं ऑफिसर करण बोल रहा हूँ। सॉरी, आपको हम इतनी रात में परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको इसी समय गाँव आना पड़ेगा। हमें एक बॉडी मिली है जिसे हम आपसे आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं। उनके शब्द मुझे असली नहीं लग रहे थे। मुझे चक्कर सा आने लग गया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे गांव बुलाया जा सकता है। ऑफिसर करण चुपचाप मेरा कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। धीमी घबराती हुई आवाज़ में मैंने उनसे पूछा,
किसकी बॉडी आइडेंटिफाई करनी है? उन्होंने दुख भरी आवाज़ में मुझे बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन ये शायद तुम्हारे पापा हैं। ये सुनते ही एक सेकंड भी ना गवाते हुए मैंने जाकिर को आवाज़ देकर उठाया, उसे जल्दी से गाड़ी निकालने के लिए कहा और हम तुरंत ही मेरे गांव के लिए निकल गए। मेरी कांपती और रोती हुई हालत को देखकर जाकिर ने मुझे अकेले नहीं छोड़ा और वो भी मेरे साथ गांव आने के लिए तैयार हो गया। कुछ 2 घंटे में ही हम मेरे गांव पहुंच गए थे। मैं अपने गांव आखिरी बार कुछ 2 साल पहले अपनी दादी के देहांत के समय आई थी। गांव में घुसते ही न जाने क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सब कुछ जाना पहचाना होने के बावजूद अलग सा लग रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मैंने ऑफिसर करण को कॉल लगाया। वो तुरंत ही बाहर आए और मेरे पास आकर उन्होंने मुझे और जाकिर को उनके पीछे आने के लिए बोला। हम सभी सीढ़ियों से पुलिस स्टेशन के नीचे जा रहे थे। हम अब बेसमेंट में एक कमरे के सामने खड़े थे, जहाँ पर अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। दरवाज़ा खोलते ही मैं एक मेटल के बने टेबल पर रखी एक बॉडी के सामने खड़ी थी, जिसको एक कपड़े से ढका हुआ था। तभी ऑफिसर करण ने बोला, ये बॉडी हमें कब्रिस्तान के दरवाजे के बीच आधी अंदर और आधी बाहर गिरी हुई मिली थी। मैं अब आपको बॉडी दिखाऊंगा। ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बॉडी को ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि आपको इस बॉडी पर ऐसा कुछ दिखाई देता है जिससे हमें पता चल सके कि ये आपके पापा हैं कि नहीं। मेरे दिल की धड़कनें अब मुझे मेरे कानों तक सुनाई दे रही थी। मेरी आंखों में आंसू बनना शुरू हो गए थे और मैं बस यही उम्मीद कर रही थी कि ये मेरे पापा ना हो। ऑफिसर ने धीरे से बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाया और पहले तो बॉडी देखकर डर के मारे मेरी चीख निकल गई। सिर से लेकर पैरों तक इस शरीर का सब कुछ तबाह हो चुका था। मानो शरीर का पूरा मांस किसी ने एक एक करके नोच निकाला था। हिम्मत करके मैंने बॉडी को देखना शुरू करा। बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जब मैं बॉडी के दाएं हाथ की तरफ पहुंची तो मैंने देखा कि उनके हाथ पर सूखे खून से लदा हुआ वही फ्रेंडशिप बैंड बंधा हुआ था जो मैंने अपने पापा को बचपन में बांधा था, जिसको उन्होंने कभी नहीं उतारा। ये देखते ही मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और मैं अपनी पापा की बॉडी के साइड में ही होश खोते हुए नीचे ज़मीन पर गिर गई। जाकिर और पुलिस ऑफिसर ने मिलकर मुझे उठाया और कमरे से बाहर ले गए। ऑफिसर करण ने ऊपर मुझे चेयर पर बिठाया और जाकिर मेरे लिए पानी लेकर आया। मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार आए जा रहा था कि मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने आंसू पोंछते हुए ऑफिसर करण से पूछा कि ये कैसे हुआ और ये किसने किया? मेरे पापा को तो गांव में सभी पसंद करते थे और उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। ऑफिसर करण ने जवाब दिया, इस समय हमें कुछ पता तो नहीं, लेकिन और इतना कहते हुए ही पुलिस स्टेशन की खिड़की से कुछ ही दूरी पर बने कब्रिस्तान की तरफ वो देखने लग गए, जिसके गेट के सामने क्राइम सीन की येलो पुलिस टेप लगी हुई थी। ऑफिसर की आवाज़ से मुझे लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं और वो मुझे सब कुछ बता नहीं रहे जितना वो जानते हैं। मैंने रोते कांपते हुए ऑफिसर से बोला, प्लीज़, वो मेरे पापा हैं, मुझे पूरी बात बताओ प्लीज़। 2 सेकंड रुक के धीमी सी आवाज़ में ऑफिसर ने बोला कि हमें लगता है कि उन्होंने कब्रिस्तान में सीटी बजाई थी। ये सुनकर मेरा दुख मेरे डर में बदल गया और मेरा डर मेरे गुस्से में, और चिल्लाते हुए मैं उनसे बोली, तुम पागल हो क्या? जो भूतिया कहानी बच्चों को देर रात बाहर ना रहने के लिए सुनाई जाती है, वो तुम मेरे पापा की मौत का कारण बता रहे हो? मेरे पापा का मर्डर का इल्जाम तुम किसी अंधविश्वास भूत पर लगा रहे हो। इतना बोलते हुए ही
गुस्से से उस कुर्सी से मैं उठी और पुलिस स्टेशन से गुस्से में दरवाजे को बंद करते हुए सुबह की ठंडी हवा और धुंध में बाहर निकल गई। मैं हमारी गाड़ी की तरफ आई और अब मैं जाकिर के साथ अपने गांव वाले घर जा रही थी। घर के रास्ते में मुझे वो कब्रिस्तान दिख रहा था जहां शायद कुछ घंटों पहले ही मेरे पापा की मौत हुई थी। वहीं कब्रिस्तान के गेट के सामने मुझे पुलिस की येलो टेप भी दिखाई दे रही थी, जिसको मैं सुध बुध खोकर बस घूरे जा रही थी, जब एकदम से मेरी नज़र अंदर एक कब्र पर लगे पत्थर के पीछे से झांकते हुए जवान से आदमी पर पड़ी, जिसने एक बहुत ही पुराने ज़माने की जैकेट पहनी हुई थी। तभी जाकिर कुछ कहने लगा और मैंने 1 सेकंड के लिए अपना मुंह जाकिर की तरफ किया। वापस मुड़ने पर वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। घर पहुंचकर हमने हमारी गाड़ी मेरे पापा की सालों पुरानी छोटी सी गाड़ी के पीछे लगाई। जाकिर ने गाड़ी की डिक्की में से हमारा थोड़ा बहुत सामान निकाला और उतने में मैंने घर के बाहर रखी मैट के नीचे से घर की एक्स्ट्रा चाबी से घर को खोला। घर में घुसते ही मेरे दिमाग में मेरे बचपन की सभी अच्छी यादें चलना शुरू हो गई। एक के बाद एक पापा के साथ बिताए सभी पल मेरी आंखों के सामने आए जा रहे थे और फिर अचानक से पापा की तबाह हुए शरीर की तस्वीर मेरे दिमाग में आ गई और वो सभी अच्छी यादें दुख में तब्दील हो गई। हम दोनों जाके हमारे लिविंग रूम में बैठे। कुछ 15 मिनट तक चुपचाप बस मेरे साथ बैठे रहने के बाद जाकिर ने बोलना शुरू करा। रुबीना, मैं तुमसे एक चीज़ पूछूं? हाँ? पुलिस वाले तुम्हारे पापा के कब्रिस्तान में सीटी मारने से क्यों परेशान थे? मैंने ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और अब मेरे सामने बचपन की रुबीना और पापा बैठे हुए थे। वो मुझे हमारे गांव का एक नियम समझा रहे थे। रुबीना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। हमारे गांव का एक नियम है जिसको हर कोई मानता है। कब्रिस्तान में सीटी मारना मना है। मुझे पता है कि ये बात सुनकर तुम्हें ये सब अंधविश्वास लग रहा होगा, पर मैं मजाक नहीं कर रहा। ये कब्रिस्तान लोगों को ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग दिखाता है जो कि असल में सच नहीं होते। तुम्हारे पैदा होने के कुछ महीनों बाद तुम्हारी मम्मी के पापा का देहांत हो गया था। उस समय इस कब्रिस्तान ने ही तुम्हारी मम्मी को कहा कि अगर वो वहाँ सीटी मारेगी तो उसके पापा वापस आ जाएंगे और वो एक बार फिर से साथ रह पाएंगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए ये कहानी याद करके, जब पापा ने मुझे मेरी मम्मी की मौत का कारण बताया था। मेरी मम्मी, जिनसे इस कब्रिस्तान की वजह से मैं कभी नहीं मिल पाई। तुम्हें मेरी कसम खानी होगी, तुम इस नियम का हमेशा पालन करोगी। प्लीज़ मेरे लिए मान जाओ और कसम खाओ कि तुम कभी भी कब्रिस्तान में सीटी नहीं बजाओगी। अपने आंसू पहुंचकर आंखें खोलने पर जाकिर अभी भी मेरी तरफ देख रहा था और मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैं उसको नियम के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं ये मानती थी कि ये सब सच नहीं है और यही चीज़ मैं अपने दिमाग में ही बार बार खुद को बोल रही थी। अब पापा के देहांत हुए कुछ दिन बीत गए थे, जो कि सभी पापा के अंतिम संस्कार की तैयारियों की वजह से हड़बड़ी में निकल गए थे। शाम को मुझे ऑफिसर करण का कॉल आया। उनको मुझसे कुछ पेपर साइन करवाने थे, जिसके लिए उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था। जाकिर को बता के मैं गाड़ी निकालकर अकेले ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। मैंने गाड़ी पुलिस स्टेशन से थोड़ी दूरी पर पार्क करी थी। जब गाड़ी से निकलते ही मैंने बाजू में बने कब्रिस्तान में कुछ हलचल देखी। वहीं एक कब्र के पत्थर के पीछे से मुझे दोबारा वही आदमी दिखा जो कि कुछ दिनों पहले मुझे दिखाई दिया था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस आदमी को जानती हूँ। ये जाना पहचाना आदमी मुझे अनजाने तरीके से घूर रहा था। न जाने क्यों मुझसे रुका नहीं गया और मैं उसकी तरफ चल पड़ी। येलो टेप्स के नीचे से होते हुए मैं उस आदमी की तरफ बढ़ रही थी। उसके पास पहुंचने पर मुझे ये पता लगा
कि ये आदमी नहीं बल्कि एक छोटे बालों वाली औरत थी। ये कौन थी मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ बढ़े जा रही थी। उसके पास पहुंचने पर वो मुझे देखकर बहुत प्यार से हंसने लगी और ना जाने क्यों उसको देखकर मुझे एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। वो एकदम से मेरे पास आई और उसने बोला, मैं कितने सालों से तुम्हें देखने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे पता है तुम अपने पापा को कितना याद करती हो। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, पर हम उनको यहाँ बुला सकते हैं। हम तीनों वापस एक परिवार बन सकते हैं। उनका ये बोलते ही मुझे समझ आ गया था कि ये और कोई नहीं, मेरी मम्मी थी। मैं उनसे गले मिलना चाहती थी और खूब रोना चाहती थी। अपने मम्मी और पापा दोनों को वापस पाने का मौका मैं नहीं खो सकती थी। इसी खुशी में मैंने उनसे पूछा, मैं पापा को यहाँ कैसे बुलाऊं? उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है और पापा को याद करते हुए सीटी बजानी है। ये करते ही तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएंगे। ये बात सुनते ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठों को सीटी मारने के लिए खोला ही था जब मेरे पीछे से किसी और की सीटी मारने की आवाज़ आई। मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी मम्मी, जो एक सेकंड पहले बहुत प्यारी लग रही थी, अब उनका रूप बिल्कुल बदल चुका था और वो किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। वो मेरे पीछे घूर कर गुर्रा रही थी और एक काले से धुएं के साथ ही वो मेरे पीछे जहाँ से सीटी की आवाज़ आई थी वहाँ उड़ने लगी। पीछे मुड़ने पर मैंने देखा कि वहाँ ऑफिसर करण खड़े हुए थे और उनके आसपास एक काला सा धुआं छाने लगा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे जब उनके पूरे शरीर की हड्डियाँ टूटने लगी और उनके मांस छिलने की आवाज़ें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। तभी किसी बड़े से आदमी के साये ने मुझे वहाँ से दूर खींचा और मेरी आंखें और कान बंद कर दिए ताकि मैं अपने पीछे से आती भयानक आवाज़ें ना सुन पाऊँ। ये आदमी, जिसकी शक्ल मैं देख भी नहीं पा रही थी, मुझे कब्रिस्तान से बाहर ले गया, जिस समय अंदर से आती आवाज़ें एकदम से बंद हो गई। मेरी मम्मी, वो आदमी और ऑफिसर करण, अब वहाँ किसी का भी नामो निशान नहीं था। मैं भागकर अपनी गाड़ी में बैठी। मेरे डर का ठिकाना नहीं था और मैं स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर रखकर रोए जा रही थी जब अचानक से किसी ने मेरी खिड़की पर खटखटाया। बाहर एक हवलदार खड़ा हुआ था। छोटी सी मुस्कान के साथ उसने मुझे खिड़की नीचे करने का इशारा किया। उसने मुझे एक येलो रंग का एनवेलप पकड़ाया और जैसे कि वो जानता हो कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसने मुझे छोटी सी मुस्कान देते हुए कहा कि जब समय मिले मैं उसे खोल लूँ। मैं तेज़ी से गाड़ी चलाकर घर लौट आई। घर पहुंचकर मैंने उस एनवेलप को खोला तो उसमें से 2 चीज़ें निकली। पहली, मेरे पापा के लिए मैंने जो ब्रेसलेट बनाया था, अब वो बिल्कुल साफ और रंगीन था। और दूसरा, एक मुड़ा हुआ कागज़। उसको खोलने पर एक बार फिर मेरे आंसू बहना शुरू हो गए क्योंकि उसमें लिखा था, मुझसे वादा करो कि तुम आज के बाद कब्रिस्तान में दोबारा सीटी मारने की कोशिश कभी नहीं करोगी। आई लव यू बेटा, तुम्हारे पापा। उम्मीद है आपको डर डायरी की आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में बताएं और अपने किसी दोस्त को भी सुनाएं। वीडियो ख़त्म करने से पहले आइए पिछले वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स देखें। अंतारा भट्टाचार्य कहते हैं कि लिसनिंग टू योर पॉडकास्ट बिफोर स्लीपिंग हैज़ बिकम अ हैबिट ऑन माइन। ऑल योर वीडियोज़ आर ऑसम, कीप इट अप। जब मैं छोटा था तब मैं भी एक कहानी ऐसी भी के एपिसोड्स देखते हुए सोता था। ये चैनल मैंने उसी कमी को पूरी करने के लिए बनाया था और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वीडियोस को आप सोते समय सुन रहे हैं। हुसैन अहमद ने कहा है कि लाइक्ड योर वीडियो बिफोर वॉचिंग इट, बिग फैन ऑफ योर्स फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच हुसैन। इंडिया के बाहर से आता सपोर्ट मुझे हमेशा चौंका देता है, लेकिन मुझे काफ़ी खुशी होती है ये सोच के कि मेरी आवाज़ और कहानियाँ पूरी दुनिया में लोगों तक पहुँच रही है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में अभिषेक कौशेश ने कहा है कि डू स्नैपचैट हॉरर स्टोरीज, जस्ट अ सजेशन।
अदरवाइज यू आर रियली गुड ब्रो। थैंक यू फॉर योर सजेशन। अभी तो हमारे पास आप लोगों के द्वारा भेजी गई बहुत सारी कहानियाँ इकट्ठी हो रखी हैं। हम अगले कुछ एपिसोड्स में पहले उन्हें नरेट करेंगे और हम एक एनिमेशन वीडियो पे भी काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी भी इस चैनल पर नरेट करूं, तो डिस्क्रिप्शन में दी ईमेल एड्रेस पर हमें अपनी कहानियाँ भेज दें। डिस्क्रिप्शन में आपको खोज.in वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा, जहाँ पर मेरी बहन ने एक क्लोथिंग स्टार्टअप शुरू करा है। सर्दियों में सस्ते कपड़ों के लिए एक बार उसे भी ज़रूर चेक कर लें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए अलविदा और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।